आप जानते हैं मित्रों कि हमने भारतीय संविधान पर चर्चा कर ली है और हमने भूगोल भी पढ़ा है। आज हम भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे और भारतीय इतिहास में आपको मैंने बताया होगा कि जो हमारे इतिहासकार हैं इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जिसे आप कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत, मिडवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत, और तीसरा आपका बनता है मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आपका आधुनिक भारत। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया होगा। आज लेकिन यदि हम थोड़ी चर्चा कर लें भारतीय इतिहास पर, तो आपने पढ़ा होगा इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में हमें भारत और फारस के बीच संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, जिसमें हमें भारत और फारस के बीच संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे यदि इसी पर चर्चा करें तो हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं या जो विद्वान हैं उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो वो 3 भाग कौन कौन से आप पढ़ लीजिए, थोड़ा ऊपर से लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास इसी को बोला इंडियन हिस्ट्री। तो आपने जो पहला पढ़ा हुआ इसमें जिसे हम कहते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। दूसरा आप इसी में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, और इसी में अपना जो तीसरा लेक्चर होगा अर्थात तीसरा जो इतिहास का भाग होगा वो हमारा कहलाएगा आधुनिक भारत। इस प्रकार से विद्वानों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री, एक मध्य इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न इंडिया इन हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, तो प्राचीन भारत में आप क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत प्रारंभ कहाँ से होता है, ठीक, ये पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन भारत और फिर आपका आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में पढ़ेंगे प्रारंभ से लगा के, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, प्रारंभ से लगा के 605 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे आप 605 से लगा के 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे 1707 से लगा के 1964 ईस्वी तक। हर इतिहासकार या विद्वान अलग अलग भागों में बांट देता है। कोई इतिहासकार इसे हिंदू काल कहता है, इसे मुस्लिम काल कहता है, इसे ब्रिटिश काल भी कहता है। ऐसा भी कई इतिहासकारों ने बांटा है। प्राचीन भारत में प्रारंभ से आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पाषाण काल पढ़ेंगे। पहला चैप्टर होगा हमारा पाषाण काल का होगा, पाषाण काल पढ़ेंगे इसमें, ठीक, अर्थात पत्थरों काल पढ़ेंगे। ठीक, या ऐसा नहीं पढ़ना तो और भी इसके कई भागों से हम इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कि इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। विद्वानों ने इसे 3 भागों में बांट दिया। इसे हिंदू काल कह दिया, इसे इसे मुस्लिम काल कह दिया, इसे ब्रिटिश काल कह दिया। तो प्राचीन भारत में आप देखेंगे इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आप 2 चैप्टर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप पाषाण काल,
एक पढ़ेंगे आप ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं था, मानव असभ्य एवं बर्बर जाति का था, ऐसे काल को बोला गया प्रागैतिहासिक काल। तो पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल इसी काल के हैं, प्रागैतिहासिक। जब मानव का पूरा जीवन पत्थरों पर डिपेंड था, पत्थरों के वो औजार बनाता था, गुफाओं में रहता था, तो ऐसा काल पाषाण काल है। ताम्र मानव द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी, आप जानते हैं वो तांबा थी। अब वो तांबे का प्रयोग करने लगा था, इसलिए उसे ताम्रपाषाण काल कह दिया। ठीक, अब पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। एक पढ़ा होगा आपने मध्यपाषाण काल, और एक पढ़ा होगा आपने नवपाषाण काल। तो इसको भी इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया था। तो इतना प्रागैतिहासिक काल, ये प्राचीन भारत के अंतर्गत ही हम सब पढ़ेंगे। आपसे पूछ दिया जाए कि मानव ने आग की खोज कब की थी, तो वो पुरापाषाण काल में की थी। मानव ने जानवरों को पालतू बनाना कब प्रारंभ किया था? मध्यपाषाण काल में किया था। मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया था? नवपाषाण काल में किया था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए स्थायी निवास की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मानव से कह दिया जाए कि मानव ने स्थायी निवास कब बनाए? तो नवपाषाण काल में बनाए। मानव बस्ती बनाकर कब रहने लगा? तो नवपाषाण काल में रहने लगा। मानव ने आग का प्रयोग करना कब सीखा? तो नवपाषाण काल में ही सीखा था। तो इतने इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर इसका अगला भाग होता है ताम्रपाषाण काल का। ठीक, तो इसके अलावा आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया। इसी में जो आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल में लेखन कला तो थी, जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। अर्थात जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन उसकी लिपि को आज तक हम नहीं पढ़ पाए। उन्होंने उस हिसाब से अपनी लिपि लिखी, लेकिन आज हम उस लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे काल को हम कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, आपसे कह दिया जाए जो सिंधु सभ्यता है वो किस काल की है, तो आप बताएंगे जो सिंधु सभ्यता है वो आपकी आदि ऐतिहासिक काल में आएगी। सिंधु सभ्यता। इससे अगली कह दिया जाए वैदिक सभ्यता किस काल की है, तो वो भी आप बताएंगे। सिंधु सभ्यता हो चाहे वैदिक सभ्यता हो, वो आदि ऐतिहासिक काल की है। सिंधु सभ्यता का मैंने वीडियो बनाया है, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिस्ट्री का भी चैनल वो प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सिंधु सभ्यता मिल जाएगी, वैदिक सभ्यता, तो आप वहाँ से भी ये पढ़ सकते हैं। सिंधु सभ्यता के मैंने कई नाम बताए। सिंधु सभ्यता को हम प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, इसे सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। ठीक है, तो इतना मैंने बताया है कि आदि ऐतिहासिक काल जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन उसकी लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ पाए, ऐसे काल को बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल। तो वो भी हम प्राचीन भारत के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अगला आपका आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था और इसकी लिपि को आज भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसे काल को बोलेंगे हम ऐतिहासिक काल। यहाँ देखो, ना तो लेखन कला थी ना लिपि थी, तो प्रागैतिहासिक काल। यहाँ लेखन कला थी लेकिन उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए, तो आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ऐतिहासिक काल लेखन कला भी है और उसकी लिपि को हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा काल हमारा कहलाएगा ऐतिहासिक काल। ठीक, इसके अलावा इसी में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष आप पढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो आपका मगध ही था। मगध की उत्कृष्टता का जो कारण है, यहाँ पर शक्तिशाली राजाओं का उदय होना, यहाँ पर लोहा का भंडार होना, गंगा सोन नदी के तट पर स्थित होना, इस कारण मगध सबसे शक्तिशाली क्षेत्र बन गया था या महाजनपद बन गया था। इसी में आप पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 62 धर्मों का उदय हुआ था।
जिसमें जो दो धर्म हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसने ही ख्याति प्राप्त की थी, तो वो इसी में पढ़ लेंगे हम। इसके अलावा इसी में पढ़ लेंगे हम मगध का उत्कर्ष हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ लेंगे मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद हम पढ़ लेंगे भारत में विदेशी आक्रमण, भारत में विदेशी आक्रमण, ईरानियों के, यूनानियों के, शाक कुषाण जो भी आएंगे सब विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे हम, जो विदेशी जनजाति भारत आएगी। इसके अलावा इसी में हम पढ़ लेंगे मौर्य उत्तर काल, जो भारत में स्थानीय राजवंश थे वो पढ़ लेंगे। इसी में आप पढ़ लेंगे अगला गुप्त काल, फिर इसमें पढ़ लेंगे आप गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में आप पढ़ेंगे वर्धन काल या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। उसी में आपको एक अंतिम राजा मिलेंगे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है और इतिहासकार हमारे प्राचीन भारत का क्लोज अर्थात समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद भारत में आपने पढ़ा होगा 711 ईस्वी में 711-12 ईस्वी में भारत में प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण अरब का सेनापति करता है मोहम्मद बिन कासिम। वो क्या करता है, सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लेता है और वहाँ पर वो जजिया कर लगाता है। आता है कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था या मुस्लिम कौन था, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर क्या होता है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, अर्थात ये सिक्कों को इसको हिंदुओं को देना पड़ता था, जैन को देना पड़ता था, बौद्धों को देना पड़ता था। तो ये जजिया कर है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जो मुसलमान नहीं होता था उसे ये जजिया कर देना पड़ता था। बाद में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने बाद में लगाया था, फिर बहादुर शाह प्रथम ने इसे समाप्त कर दिया। अंतिम रूप से जो जजिया कर है वो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही समाप्त हो गया था। ठीक, इसके अलावा आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के आप दो भाग बनाएंगे। एक भाग बनाएंगे आप पूर्व मध्यकाल और एक भाग बनाएंगे आप उत्तर मध्यकाल। ठीक, इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल में आप क्या पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल में आप पढ़ेंगे राजपूत काल या स्थानीय वंश। फिर इसी में आप पढ़ेंगे भारत में अरबों के आक्रमण, जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, अरबों के आक्रमण। इसी में आप पढ़ेंगे भारत में तुर्की आक्रमण, जो आपके महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने किए थे। ठीक, इतना पढ़ लेंगे। इसी में भारत की स्थानीय राजनीतिक दशा का विवरण पढ़ लेंगे, किस क्षेत्र पर कौन शासन करता था वो पढ़ लेंगे इसी में। ठीक, अब उत्तर मध्यकाल 1206 से लगा के 1707 तक पढ़ेंगे। ये पूर्व मध्यकाल आपका 650 से लगा के 1206 तक जाता। ठीक, उत्तर मध्यकाल में आप पढ़ेंगे पहला चैप्टर दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे 1206 से लगा के 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ेंगे पहला वंश गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले आए थे गुलाम वंश। दूसरा पढ़ेंगे आप खिलजी वंश, जिन्होंने सबसे कम शासन किया था। तीसरा वंश पढ़ेंगे तुगलक वंश, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया था। ठीक, अगला वंश पढ़ेंगे सैयद वंश और अगला वंश पढ़ेंगे आप लोदी वंश। पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम बताइए, तो ये क्रम से लिखे हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शासन किसने किया, गुलाम वंश ने किया, जिसकी स्थापना भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसे कि भारत का क्षेत्र मिल गया था। खिलजी वंश का संस्थापक आप पढ़ेंगे फिरोज शाह खिलजी था, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में आप पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे और मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है। सैयद वंश में केवल खिज्र कहाँ पढ़ेंगे, लोदी वंश में आप तीनों पढ़ेंगे, अर्थात बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो क्या होता है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसी 1526 के युद्ध में या पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर क्या भाई इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाता है
और बाबर भारत में एक नया वंश चलाता है जिसका नाम था मुगल वंश। मुगल वंश ये चलता है 1526 से लगा के, वैसे जो महत्वपूर्ण है वो चलेगा 1707 तक। वैसे जो मुगल वंश है वो चलता है आपका 1858 तक। आप पढ़ते हैं कि 1858 की क्रांति के समय जो भारत के मुगल बादशाह आए थे वो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे, जिसे अंग्रेज़ों ने रंगून निर्वासित कर दिया था। लेकिन जो महत्वपूर्ण है शासक मुगल वंश की वो केवल 6 मिलेंगे आपको। वो 6 कौन कौन से हैं? एक इसी में आप पढ़ लेंगे बाबर को, बाबर के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को पढ़ लेंगे। इसका जीवन भी निर्वासित हो गया था, तो बीच में 15 वर्षों के लिए भारत में सूरी वंश की स्थापना हो गई थी, तो ये पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसका अगला जो शासक बनेगा वो अकबर पढ़ेंगे। अकबर के बाद उसके पुत्र बैठेंगे जहांगीर गद्दी पर। जहांगीर के बाद उसके पुत्र शाहजहां का शासन आ जाता है। शाहजहां के बाद उसके पुत्र औरंगजेब का शासन आ जाता है। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है तो हमारे इतिहासकार मध्यकालीन भारत को समाप्त कर देते हैं और एक नया भारत चलाते हैं जिसका नाम था आधुनिक भारत। तो जो इसी में आप देखेंगे जो अंग्रेज भारत आए वो बहुत पहले आ गए, जब दिल्ली सल्तनत ही थी तब भारत आ गए थे, ठीक। लेकिन उसका जो आप देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1526 से आप यदि आंकड़ा लगाएं 1707 तक, 150 वर्षों तक, आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 शासकों ने शासन कर लिया था। लेकिन आगे के जितने मुगल वंश शासक निकले वो कमज़ोर निकले, ठीक। उत्तराधिकारी युद्ध ज़्यादा हुए। उत्तराधिकारी युद्ध तो यहाँ भी हुए, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा हुए कि कंडीशन ख़राब हो गई, राजनीतिक स्थिति गड़बड़ आ गई और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने मात्र 50 साल में 1707 से आप 1757 तक देखें, मात्र 50 साल में उन्होंने भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था। और 1757 का जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है जिसमें आप देखेंगे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज़ सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है प्लासी युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ सेनापति रॉबर्ट क्लाइव विजयी हो जाता है और बंगाल पर उसका, या ये कहें कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ जाती है और इसे ठोस कदम मिल जाता है 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद। तो इसमें आधुनिक भारत में आप क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत में इसका जो पहला पढ़ेंगे, इसमें जो पहले पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। आप जानते हैं कि भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय व्यापारी था वो था आपका वास्को डी गामा। आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। या प्रथम यूरोपीय यात्री भारत कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। या ये कहते हैं कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री तो भी वास्को डी गामा ही था। इसका जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम वो ये पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह। जो शेष मुगल बादशाह बचे हैं वो उत्तरकालीन मुगल बादशाह में पढ़ेंगे। उत्तरकालीन मुगल बादशाह। फिर पढ़ेंगे अंग्रेजों का आधिपत्य। अंग्रेजों का आधिपत्य कहने का मतलब है अंग्रेजों ने किस प्रकार सबको पराजित कर दिया। मराठाओं को पराजित कर दिया। दक्षिण भारत में आप देखेंगे दक्षिण भारत में आप देखेंगे तात्या टोपे, ये किस प्रकार पराजित हो गए, इन्होंने धीरे धीरे किस प्रकार अधिकार कर लिया, सब इसी में पढ़ेंगे। मराठा भी इसी में पढ़ लेंगे, सब कुछ इसी में पढ़ लेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे भारत में पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण पढ़ लेंगे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लेंगे। यही इसके पुनर्जागरण के बाद इसमें 1857 का विद्रोह पढ़ लेंगे। इसके अलावा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन को हम 3 भागों में डिवाइडेशन कर देंगे। पहला भाग आपका 1885 से 1905 तक जाएगा। द्वितीय चरण आपका 1905 से 1919 तक जाएगा। तीसरा चरण आपका 1919 से लगा के 1947 के तक जाएगा। इसके बाद जो इसका अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आज़ादी के बाद भारत। आज़ादी के बाद भारत, ये अगला वीडियो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार लगभग हमारे 20-21 वीडियो बनेंगे और जो हमारी भारतीय इतिहास है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज केवल हमने वीडियो बनाया है। आपको यदि गहराई से नॉलेज लेना है तो सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर समाप्त करेंगे, फिर इसके अलावा ये पढ़ेंगे। क्रम से पढ़ना है, फिर ये पढ़ते चले जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा
लास्ट के लेक्चर होंगे वो उस पर डिपेंड करेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ से आते हैं, आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक। फिर आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।